अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दमान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान बलोच। नाजरीन, मुस्तनसर हुसैन तारड़ पाकिस्तान में सियाहत का एक मोतबर हवाला है। वो कहते हैं कि बाज़ इंसानों में मनाजिर की हवस इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत कुछ ऐसी ही है जिन्होंने मनाजिर देखने की चाह में एक दो नहीं बल्कि पूरे 85 ममालिक देख रखे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनकी ये चाह कब पूरी होगी। हमारे दरमियान मौजूद हैं शुएब गंडापुर। शुएब, थैंक यू सो मच, आपने दमान टीवी के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। और आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने बुलाया। सबसे पहले जो ज़ाहिर बात, एक सवाल हमारे जहनों में भी आता है, हमारे नाज़रीन भी जो है वो सुनना चाहते होंगे उसका जवाब। आखिर क्यों कर ये ख़्याल आपके जहन में आया कि एक दो ना सही बल्कि पूरे के पूरे आपने 85 ममालिक घूम डाले हैं? देखिए, ख्याल तो ये नहीं आया था कि मैंने 85 ममालिक देखने हैं। ख्याल तो ये आया था कि एक मुल्क जाते हैं फिर दूसरे मुल्क जाते हैं, वो करते करते 85 हो गए। सही। कुछ किस्मत भी अच्छी थी कि मौक़े ऐसे मिले मुलाजमत के सिलसिले में कि शुरू में वहाँ से जाना हुआ मिडल ईस्ट और फिर आगे यूरोप, अफ्रीका, रशिया वगैरह। और बस शौक़ की बात होती है, मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों में होते हैं, मगर उस शौक़ के ऊपर स्टेप कम लोग उठाते हैं। आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल में सफ़र अगर कोई करना चाहे तो बहुत सहूलियात मैसर हैं, इतनी मालूमात मैसर हैं। पुराने वक्तों में मैंने शुरू किया था 12-13 साल पहले, तब भी थी, मगर इस लेवल की नहीं थी कि आपको सब कुछ पहले से आप बुक कर लें या पहले से आपको रास्तों का पता हो, फिर मैप्स और ये सब चीज़ें। तो बस मेरे ख्याल में आपने निकलना होता है और उसके बाद रास्ते खुलते जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अमूमन ये परसेप्शन है कि ये देखो ना, फ़लाँ बंदा जो है, एक चीज़ जो मुझे अमूमी तौर पर जो है जिसको मुझे फेस करना पड़ता है वो ये है कि देखो इसके पास बड़ा पैसा है या इसकी बड़ी कोई जायदाद वगैरह है, ये काम काज से फारिग है, बस हर वक्त घूमता ही रहता है। इस किस्म का रिस्पांस, इस किस्म का रवैया आपको भी उसका सामना करना पड़ा है? हाँ, बल्कि अभी जब मेरे इंटरव्यू वगैरह चले तो बहुत ही फ़नी किस्म के कमेंट्स आए बहुत से लोगों की तरफ से कि पता नहीं अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई जागीरें हैं तो कौन सी बड़ी बात है, पैसा हो तो इंसान कहीं भी जा सकता है। तो खैर मेरे पास कोई जागीरें वगैरह नहीं थी बाप दादा की छोड़ी हुई जिनके ऊपर मैंने सफ़र किया है। सही। हाँ, ये है कि फाइनेंशियल ज़ाहिर पैसा खर्च तो होता है सफ़र के लिए, तो उसके अंदर जब मैंने जॉब शुरू की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ मिली। फिर लोगों के अपने अपने शौक़ होते हैं। कुछ यहाँ पे तो जो ट्रेंड है कि कितनी प्रॉपर्टी ख़रीदी, कौन सी गाड़ी ली। मुझे ये शौक़ था कि मैंने उस पैसे को जिसे कहते हैं एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करना था। मगर यह है कि पैसा भी अपने सफ़र किस तरह से करना है। मतलब मैं तो ज़्यादातर बैक पैकिंग करता रहा हूँ, बजट ट्रैवल करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद होता था कि मैं शौक़ पूरा करूं। जैसे आपने शुरू में कहा कि मनाज़िर देखने की जो हवस थी वो था, तो उसके लिए बजट ट्रैवल, कभी हॉस्टल्स में भी ठहरना हुआ, मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना और लाइट ट्रैवल करना। तो उसके लिए कोई अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई जागीरें ज़रूरी नहीं है कि आपको चाहिए हो। और दूसरा, वो मेरे पास थी भी नहीं, मैंने खुद जो कमाया उसी को खर्च किया। तो ये बजट ट्रैवल का आपने तज़किरा किया है, बजट ट्रैवल किस तरह स्ट्रेटजी करते हैं, प्लान? मतलब कि पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना एक बजट प्लान करते हैं और फिर आप ट्रैवल के लिए निकलते हैं? बजट ट्रैवल मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस, कुछ जगह आपको पता है जैसी कुछ महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी होती है। आपने अगर फ़्लाइट बुक करनी है तो आप जितना पहले से प्लान करेंगे आपको सस्ती फ़्लाइट मिलने के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। आप आखिरी मिनट पे ख़रीदेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। इस तरह होटल्स और काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप शुरू से देखते रहें तो आपको जो है वो कम कीमत में वो चीज़ें मिल सकती हैं। फिर इसके अलावा जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपने कैसे वहाँ पे कंडक्ट करना है, अपने हर जगह वो कैब मंगवा के उसमें ट्रैवल करना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, किस किस्म के रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। एक बैलेंस मैं रखता हूँ कि एक्सपीरियंसेस भी अच्छा हो, एक फ्लेवर भी मिले और वो जिसे कहते हैं स्प्लर्ज वो भी ना हो, क्योंकि अगर एक ही डेस्टिनेशन पे सब कुछ खर्च कर दिया जाए तो फिर आगे का सफ़र कैसे होगा। सही। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के फिर कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं? वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या मोस्टली लोकल ट्रांसपोर्ट? अब उसमें भी फ़र्क है। मतलब कुछ ममालिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई बेहतरीन किस्म की मौजूद होती है, यूरोप वगैरह में, जापान, ये हाँ बिल्कुल, कहीं पे इतनी अच्छी नहीं होती। फिर कहीं पे ये है कि वहाँ पे अब तो ये ऐप्स वगैरह आ गई हैं तो टैक्सी वगैरह इस्तेमाल करना भी इतना महंगा नहीं पड़ता। मगर
बजट के अलावा मेरे ख्याल में किसी जगह का फ्लेवर लेने के लिए भी वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना, मुझे तो वो बताते खुद एक उस एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट लगता है कि आप उसके अंदर सफ़र करें, मेट्रो में या बस में, देखें लोग काम पे जा रहे हैं तो उनकी जो एक रोज़मर्रा की रूटीन देखने का मौका मिलता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। या आप स्टेशन पे जाएँ, वहाँ पे लोगों का मतलब किस तरह आ जा रहे हैं, क्या माहौल है। तो कहाँ की रूटीन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा आपने उसको लाइक किया हो और चाहा हो कि पाकिस्तान के लोग भी एटलीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते वक्त इसी किस्म के रवैये का मुजाहरा करें? देखें, ये तो मतलब किसी एक जगह का नाम लेना बहुत मुश्किल है। कुछ ममालिक ऐसे हैं वो बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, जैसे जापान का मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना परफेक्ट चलता है ना कि टोक्यो बहुत बड़ा शहर है, मतलब दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहरों में से शायद टॉप 5 में है। एक ज़माने में तो नंबर 1 था, अभी का मुझे नहीं पता। मगर इतने बड़े शहर का और इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन ममालिक में फिर ये इतना मुमकिन भी नहीं होता कि आप गाड़ी लेके जाएं, और इतना सीमलेसली चलता है वो सिस्टम। मतलब वक्त पे ट्रेन आती है, लोग लाइन बना के चढ़ते हैं, उतरते हैं। तो मेरे ख्याल में वो तो एक बहुत ही परफेक्ट लेवल है। अगर वहाँ पे हम अगले 100 साल में भी पहुँच जाएं तो गनीमत होगी। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा ड्यूरिंग ट्रैवल, या कि आपने प्लान कर रखा हो कि यार ये डेस्टिनेशन मैंने अब जाना है और अचानक से ही कोई ऐसा इशू आ गया हो कि आपको फाइनेंस की कमी पड़ गई हो? मैं मोस्टली प्लान करके जाता हूँ, और जैसा मैंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा तो खर्च करता नहीं हूँ किसी डेस्टिनेशन पे, तो इस तरह शुक्र है नहीं हुआ मेरे साथ अभी तक। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपसे कभी वहाँ पे जाके कोई मिसहैप हो गया, मसलन आपका वॉलेट गुम गया, ऐसा कुछ हुआ। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, वॉलेट गुमा मगर खुशकिस्मती से मिल गया, क्योंकि यू आर लकी। आई वाज लकी। और वहाँ पे लोगों का भी, जहाँ पे एक बार मेरा अबू धाबी में मुझसे वॉलेट गिर गया था, इत्तेफाक से मुझे रात को देर से पता चला कि मेरे पास तो वॉलेट है ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं दिन में कहाँ गया था, और वहाँ पे मैं गया दोबारा उन जगहों पे, और किसी ने रखा हुआ था महफूज। एक बार अज़रबैजान में मेरे साथ ऐसा हुआ, मगर ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि हाँ, पाकिस्तान में मेरे साथ ऐसा हो चुका है, कराची में, जहाँ पे मेरा वॉलेट और फ़ोन। ये पाकिस्तान भी होता है कि चीज़ें गुम जाती हैं और दोबारा मिलती नहीं है। वॉलेट और फ़ोन मेरा कराची में उचक लिया गया था और उसके बाद मुझे जो है ना वापस आने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस, होम ग्रोन फाइनेंशियल क्राइसिस जिसे मैं कह सकता हूँ। सही। तो नाज़रीन, हमारे साथ शोएब गंडापुर मौजूद हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तकरीबन कोई 85 ममालिक घूम चुके हैं। यकीनी बात है, हर एक मुल्क का अपना एक कल्चर होता है, अपनी सकाफ़त होती है। तो शोएब से पूछते हैं कि इन्हें सबसे ज़्यादा किस मुल्क का कल्चर जो है वो अच्छा लगा? शोएब, किस मुल्क में जाकर आपको फ़ील हुआ कि यार ये तो बड़े कल्चरल रिच लोग हैं और मुझे बस यहीं रह जाना चाहिए? नहीं, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे सफ़र करने का मकसद यही है कि मैं नए नए जगह देखूं और क्या नया है वो जाके देखूं। अगर कोई एक जगह मुझे इतनी फेवरेट लगे, फिर मैं हर साल वहीं जाता रहा हूँ बजाय नई नई जगह एक्सप्लोर करने के। मेरे ख्याल में हर मुल्क के कल्चर में कुछ ना कुछ होता है। मुझे कहीं पे जाके ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मैं क्यों आ गया हूँ, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं है देखने को। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। शायद अपने माइंडसेट की भी बात होती है कि आप कैसा माइंड लेके जाते हैं। कहीं दिल और दिमाग दोनों छोड़कर आ गए हों किसी एक मुल्क में और चाहते हों कि वो दोबारा वहीं बस पहुँचा जाए? मेरे ख्याल में जो छोटे छोटे टुकड़े तो मैं हर जगह ही छोड़ आया हूँ जहाँ पे गया हूँ। मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। तो मेरे ख्याल में शोएब का भी वही सीन है कि छोटे छोटे टुकड़े दिल के वो आप हर एक मुल्क में छोड़ आए हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि फैलाने से और भी बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शोएब, क्यों करते हैं सफ़र? क्या आउटपुट है? देखिए, सफ़र तो मैं ख़ुद भी सोचता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ। शायद एक जो कहते हैं, अगर मैं सफ़र ना करूँ तो एक बेचैनी से होती है, किस तरह भी कैफियत होती है कि कहीं पे जाना है, एक रेस्टलेसनेस। और ये बात अपने चिकी के इसका आउटपुट क्या है, मतलब क्योंकि ये तो मेरे एक अपनी ज़ात के लिए मैं कर रहा हूँ सफ़र, मगर ये है कि मैं वापस आके कुछ मैं इस पे काम कर भी रहा हूँ और कुछ मज़ीद भी करना चाहता हूँ कि जब मैं सफ़र करके आऊँ तो उसके मुतालिक लिखूँ। तो इस पे मैं लिखता हूँ, छोटे छोटे ट्रैवलॉग्स वगैरह मेरे छपते हैं। कुछ थोड़ा सा मेरे ज़रा लंबा भी लिखा है, जब मैं इंडिया गया था उसके ऊपर, वो भी इन प्रोसेस है। इस महीने एक लिटरेरी जर्नल आता है LF, उसमें
छपेगा। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ मैं। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो मेरे ख़्याल में उसमें भी तस्वीरें तो आजकल हर कोई ले रहा होता है, मगर एक जो एस्थेटिक फ़ोटोग्राफ़ी है, मुझे साथ साथ उसका भी शौक़ आ गया। अब जब मैं पुरानी अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें देखता हूँ तो उसमें एक फ़र्क लगता है। मेरे ख़्याल में ये है, फिर सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी नहीं, हर तस्वीर यू टेल द स्टोरी विद द पिक्चर्स। तो मैं उस पर वो कोशिश करता हूँ कि हर तस्वीर की जो कहानी है वो भी मैं साथ में बयान कर सकूँ। सही। शुएब का जो इंस्टाग्राम हैंडलर है और जो इनके ब्लॉग्स के लिंक्स हैं वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग भी उस चीज़ को देख सकें। अच्छा शुएब, मुझे ये बताया कि आप बहुत सारे ममालिक घूम चुके हैं, कौन सा हमारे जो नाजरीन हैं, जैसे कि चलिए नाजरीन को छोड़ दें, मुझे ही ले लें, मुझे भी घूमने फिरने का शौक़ है, देखना चाहते हैं कि ये जो है शुएब क्या सजेस्ट करेगा कि कौन सा मुल्क जो है वो एहसान को या एहसान के नाजरीन को, दमान टीवी के नाजरीन को देखना चाहिए और क्यों? मतलब हर एक की अपनी पसंद होती है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब पहली बार सफ़र करें तो वो घबराते हैं कि जगह बिल्कुल ही मुख्तलिफ ना हो, उनको अपने जैसे कहते हैं फेमिलियर एस्पेक्ट्स वहाँ पे नज़र आने चाहिए। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल में आप अड़ोस पड़ोस में जाएं, ईरान जाएं, अच्छा। आप सेंट्रल एशिया जाएं, उज़्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे सकाफ़त से मिलती जुलती काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप तुर्की जाएं, इन ममालिक में कुछ लोगों का शौक़ होता है कि जैसे मुझे है कि अब आके कि चीज़ जितनी ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकती है उतनी हो, जितने मैक्सिमम डिफरेंस हमारे और उनके बीच। तो फिर आप दूर दराज जाएं, आप साउथ अमेरिका जाएं, नए मतलब लोगों को आप एक्सपीरियंस करना बिल्कुल, आप जहाँ पे आपको ज़बान भी ना आती हो, जहाँ की आपको खुराक भी नहीं हो आपके लिए, जहाँ का म्यूज़िक भी नहीं हो आपको, मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसी जगहों पे ज़्यादा लुत्फ़ आता है कि जब आप वहाँ पे घूम फिर रहे हो एक जगह पे तो आपको हर जगह नई कोई चीज़ या ऐसे जिससे आप हैरान हो, मतलब सरप्राइज़ हो कि ये तो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। आसपास के ममालिक में आप जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों में वो भी एक होता है कि ये तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। मतलब दोनों का अपना एक लुत्फ़ है। तो किस मुल्क में जाकर आपको अपनायत सी फील हुई है कि यार ये तो बिल्कुल पाकिस्तान ही है? ऐसा तो खैर नहीं है कि ये तो बिल्कुल पाकिस्तान ही है, या किस मुल्क के लोग पाकिस्तान जैसे मेहमान नवाज हैं? जिन ममालिक में सयाह कम जाते हैं, सही, तो वहाँ पे आपको गर्म जोशी और मेहमान नवाजी ज़रा ज़्यादा देखने में मिलती है। पाकिस्तान में भी बाहर से आने वालों को मिलती है। मैं उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ पे भी लोग काफ़ी मतलब एक तपाक से मिलते थे और कुछ जगहों के बारे में मशहूर है काफ़ी। तुर्की वगैरह में मेरे ज़ाती तजर्बे में ऐसा नहीं हुआ। फिर आप हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ पे भी एक अपनायत का एहसास तो होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती नज़र आती हैं। मुझे बदकिस्मती से अभी तक मौका नहीं मिला कि मैं अफ़गानिस्तान और ईरान जाऊँ, वो भी हमारे हमसाए में पड़ोसी हैं बिल्कुल। तो मुझे यकीन है कि वहाँ भी काफ़ी अपनायत महसूस होगी जब मुझे जाने का मौका मिलेगा। कहीं जाकर आपको ख़तरा भी महसूस हुआ है कि यार या मैंने आकर गलती की है? सफ़र में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि आपने दिन के वक्त कौन सी जगहों में जाना है, रात के वक्त कौन सी जगह सेफ़ हैं जाने के लिए। मैं तो खैर थोड़ा निकल जाता हूँ, जो एक सेफ्टी की बॉर्डर उसको अक्सर क्रॉस कर लेता हूँ, मगर शुक्र है कि अभी तक इतना कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप किसी नए मुल्क में जाते हैं, नई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो किस तरह कैटेगराइज करते हैं 1 2 3 कि मैंने यहाँ का कल्चर देखना है, मैंने यहाँ का हेरिटेज देखना है, मैंने यहाँ के लोगों से मिलना है, म्यूज़िक सुनना है, यहाँ की फ़ूड टेस्ट करनी है? किस तरह आप कैटेगराइज करते हैं? एक तो जो चीज़ है कि मेरी कोशिश होती है कि जैसे वहाँ की एक फ़ील लेना या वाइब महसूस करना, तो वो उसके लिए जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक स्क्वायर में एक या कोई कैफ़े जो वहाँ का मशहूर हो जहाँ पे लोग उठते बैठते हों, तो पीपल वॉचिंग जिसे कहते हैं, लोगों का मुशाहिदा करना, वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है। फिर हर जगह की कुछ मेन साइट्स होती हैं देखने वाली जो मशहूर होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप मिस्र जाएं तो आप ज़ाहिर है एहराम मिस्र तो देखेंगे ही, तो वो भी है। आप आगरा जाएंगे तो आप ताजमहल देखे बगैर तो नहीं आएंगे। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम टूरिस्टी जगहों में नहीं जाना चाहते, मेरे ख्याल में मैं उसको उससे मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें अगर कोई मशहूर साइट्स हैं वहाँ की तो किसी वजह से मशहूर हैं, तो वो भी मैं देखता हूँ। मगर उसके अलावा मैं फिर कोशिश करता हूँ कि जिसे कहते हैं ना ऑफ द बीटन ट्रैक, वहाँ पे भी मैं कहीं जाऊँ। अक्सर जैसे मैं नेपाल गया था तो वहाँ पे काठमांडू और पोखरा वहाँ पे सब लोग जाते हैं, मगर
एक गांव है वहाँ पे छोटा सा बंदीपुर, बहुत खूबसूरत गांव है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मारूफ जगह से हट के किसी ऐसी जगह पे भी जाऊँ जहाँ पे कोई ख़ास बात हो, मगर जिसके बारे में ज़्यादा ना जाना जाता हो, जो थोड़ा सा शहरी ज़िंदगी से हट के, जिससे रूरल या सेमी रूरल लाइफस्टाइल जहाँ से पता लगता हो। जी बिल्कुल। शोएब का चूँकि ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है और बुनियादी तौर पर ये कराची से बिलोंग करते हैं, तो अब स्पेसिफ़िकली हम शोएब से डेरा इस्माइल ख़ान से जुड़ी इनकी यादें जो है वो डिस्कस करते हैं। शोएब, मुझे ये बताइए, डेरा इस्माइल ख़ान में आपका बचपन गुजरा है, कराची में आपका डेरा में, डेरा शहर में, कराची हमारा आबाई गाँव है, मगर मैं डेरा में पैदा हुआ और यहीं पे पला बड़ा। थोड़ा सा अपना बचपन के बारे में बताइएगा। ये बचपन से ही शौक़ था घूमने फिरने का या अब बाद में जाके हुआ है? शौक़ तो मतलब ऐसा था कि बचपन में मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि मुझे इतना मौका मिलेगा इतना ज़्यादा घूमना फिरने का, बल्कि मैं तो अगर सच बताऊँ तो मुझे बचपन में ये चीज़ होती थी कि मैं ज़िंदगी में एक बार पाकिस्तान से बाहर कोई बाहर मुल्क देख लूँ, शायद वही बड़ी बात होगी। मगर इस तरह से शौक़ था कि हमारे घर के करीब एक स्टेशनरी की दुकान होती थी, मैं 5-6 साल का होता था और वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान पे एक ग्लोब पड़ा होता था। सही। तो मैं वहाँ पे जाके उस ग्लोब को घुमाता रहता था और देखता रहता था और उसमें नोट करता रहता था कि ये मुल्क यहाँ है, ये वहाँ है। फिर जैसे ये लिस्ट एटलस होता है या डायरीज़ के आगे पीछे नाम लिखे होते हैं, ये मुल्कों के लिस्ट है, ये उनके दारुल खिलाफा है, वहाँ पे ये करेंसी, तो वो मैं उसको देखता रहता था। हाँ, और उसको जो है ना मैं जैसे याद करने की कोशिश करता था कि मुझे ये पता हो मालूमात के लिए। मगर मेरे ख्याल में जो चीज़ जो आप कॉन्शियसली ना पता हो मगर सब कॉन्शियसली शायद वहाँ से ये जो है ना ये बीज बो दिया गया था। बीज बो दिया गया, वो पौधा परवान चढ़ता गया और एक दिन वो तनावर दरख्त बन गया और आप सफ़र पर निकल पड़े। जी बिल्कुल। तो जहन में ये था कि आप इतना घूम लेंगे? नहीं, बचपन में ऐसा नहीं जहन में था। मगर अब तो ये है कि शायद अगर मैं सारे ममालिक देख भी लूँ दुनिया के, तो मेरे ख्याल में मैं फिर दोबारा मुल्क नंबर 1 से शुरू करूँगा, जैसे कुरान शरीफ ख़त्म करने के बाद दोबारा पहले सिपारे से शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, डेरा इस्माइल ख़ान से ज़ाहिर बात है एक होम सिकनेस का एक होता है कि, और फिर हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों के बारे में मशहूर भी है कि ये अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और डेरा की जो दमान की मिट्टी है वो जो जब एक मरतबा दामन से लग जाती है तो वो फिर आसानी से छुटती नहीं है और फिर यहाँ की जो मोहब्बतें हैं और जो शामें हैं वो याद आती हैं। यहाँ की जो वाइब्स हैं वो, या आप बाहर घूमते रहते हैं कभी फिर डेरा की ये वाइब्स, डेरा की शामें, डेरा की यादें आपके जहन में आती हैं? यादें तो आती हैं, ज़ाहिर है आपने जहाँ पे बचपन गुजारा हो ज़िंदगी के पहले तकरीबन 17-18 साल मैंने यहीं पे गुजारे हैं, तो वो बचपन तो जिसका भी हो एक ताल्लुक़ रहता है, तो वो तो ज़ाहिरी बात है। मगर एक बात ये भी है कि डेरा बहुत बदल चुका है। जब जो वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा था और जैसा अब है, मतलब जैसे मुझे याद है हम गर्मियों में या जुम्मे के दिन सब पूरा शहर दरिया पहुंचा हुआ होता था और वहाँ पे पुलाव मिलता था और एक वो धामड़ी का जो एक होता था, दरिया में लोग नहाते थे, आना जाना बहुत ही फ्री था। पोलो ग्राउंड पे जो है पूरे शहर के लोग आके क्रिकेट और पता नहीं क्या कुछ। तो बदकिस्मती से अब बहुत सी चीज़ें वैसी नहीं हैं, तो वो जो चीज़ें मुझे याद आती हैं वो अब उस तरह से डेरा में नहीं पाई जाती अनफॉर्चुनेटली। फिर जो दोस्त जिनके साथ आपने बचपन गुजारा होता है वो भी उनमें से काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तो अब तो जब मैं डेरा आता हूँ तो एक जैसे कहते हैं ना, एक वो पुराने यादों के मज़ार पे जाना एक तरह से उस तरह की फीलिंग आती है। सही। शोएब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। आखिरी सवाल, ज़ाहिर बात है 85 ममालिक हैं लेकिन ये पूरे ममालिक नहीं हैं, आगे का क्या प्लान है? आगे बस पूरे एक एक करके मज़ीद ममालिक भी देखना, मतलब कि वो ग्लोब जो आपने बचपन में देखना था उसके गिर्द घूमना है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, आपने दमान टीवी के लिए वक्त निकाला। ख़वातीन हज़रात, ये थे शोएब गंडापुर हमारे साथ, जो अब तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन 85 ममालिक घूम चुके हैं और अभी इनका ये सफ़र जारी है और हमारा भी सफ़र जारी और सारी रहेगा। आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि दमान टीवी से इसी तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ होते रहें तो भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दमान टीवी से एहसान बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।